आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, सकाळच्या सर्व प्रेक्षकांचे या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे। 2024 मध्ये आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की स्टॉक मार्केटनी चांगलं रिटर्न दिलं आणि त्याचप्रमाणे म्युच्युअल फंडनी सुद्धा अतिशय चांगलं रिटर्न दिलं होतं। 2025 ची सुरुवात कॅलेंडर इयरची मात्र अडखळत झाली। पेहलगाम अटॅक नंतर आपण एकामागोमाग एक ॲक्सिडेंटच्या मालिकामध्ये अडकत गेलो आणि त्याचप्रमाणे वॉर आणि टेरिफ वॉर ह्याच्यामध्ये मार्केट काहीसं व्हॉलेटाईल राहिलं। तर ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये बऱ्याचशा लोकांचं असं म्हणणं आहे की सेकंड हाफ ऑफ 2025 हे बरंचसं चांगलं जाण्याची शक्यता आहे। तर खरोखरच तसं होईल का? मार्केटची पुढची दिशा काय राहील? ह्या सगळ्यांविषयी बोलण्यासाठी आपल्याकडे आज एक स्पेशल गेस्ट अवेलेबल आहेत, मिस्टर मिहिर वोरा। त्यांचं आपण पहिलं स्वागत करू। वोरा साहेब हे मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत आणि त्याच्यानंतर त्यांनी IIM लखनौमधनं MBA केलेलं आहे आणि तसंच त्यांना 30 वर्षाचा या इंडस्ट्रीचा अनुभव है। सो मीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो हम शुरुआत इसी क्वेश्चन से करना चाहेंगे कि मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। मतलब ये ऐसा होता है ना कि एक इंडिविजुअल प्लेयर ने सेंचुरी बनाया लेकिन अगर टीम जीतती नहीं है तो वैसा ही कुछ थोड़ा सा माहौल है। इंडिया इज़ डूइंग रियली गुड। मतलब आप इंडियन इकोनॉमी जो है उसके मैक्रो फैक्टर्स अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वेदर इट्स अ फिजिकल डेफिसिट, वेदर इट्स अ करंट अकाउंट डेफिसिट, वेदर इट्स इन्फ्लेशन, वेदर इट्स अ GST कलेक्शन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मॉनसून इज़ ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, पर्टिकुलरली वॉर जो हम बहुत जगह में देख रहे हैं और जो अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, इसके चलते आपको क्या लगता है कि मार्केट की आगे की दिशा, डायरेक्शन कैसा रहेगा? श्योर। सबसे पहले तो नमस्कार और नमस्कार, धन्यवाद मुझे ये शो में बुलाने के लिए। थैंक यू। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आपने एक अच्छा समरी दिया है बाजार के करंट माहौल का। एंड जैसे आपने सही बोला कि जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है बाजार में, वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा है। लोकल फैक्टर्स बेटर है। लोकल फैक्टर्स आर बेटर। डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रहा है हमारा। और जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि 2024 अच्छा गया था और 2025 में वॉलेटिलिटी से पहले हमने करेक्शन देखा, फिर अभी पिछले 2 महीनों में देखा कि रिकवरी भी अच्छी हो रही है बाजार में। तो उसकी जो अब मूलभूत, जो मैं अगर कारण ढूंढने का ट्राई करूं, तो ये सारा जो गेम हो रहा है वो डॉलर से लिंक्ड है। ओके। 2024 में जैसे आपने कहा बाजार ने ठीक किया था, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जनवरी 24 से लेके सितंबर 24 तक जो FII फ्लोज थे इंडिया में, वो ठीक चल रहे थे। वो इनफ्लोज आ रहे थे, फॉरेनर्स का बाइंग हो रहा था इंडिया में। सितंबर के बाद हमने देखा बहुत बड़ी सेलिंग आई FIIs की। तो सितंबर से लेके फरवरी तक हमने काफ़ी प्रेशर देखा बिकॉज FII का बहुत सेलिंग था। उसकी मेन वजह ये थी कि आप देखेंगे तो जनवरी से लेके सितंबर तक डॉलर नॉर्मल था, बिहेवियर नॉर्मल था। लेकिन सितंबर के बाद डॉलर ने बाकी सब दुनिया की करेंसीज जो हैं उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग होते गया। तो डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से, उसकी मैं वजह बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन डॉलर क्योंकि स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग हुआ बाकी सब करेंसीज के अगेंस्ट में, चाहे वो रुपी हो या यूरो हो या पाउंड हो, जापानीज येन हो, उसके कंपेरिजन में डॉलर स्ट्रॉन्ग होते गया। ओके। और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो एक US मार्केट मैग्नेट बन जाता है। तो म्यूचुअल इक्विटी फ्लोज हैं, डेट मार्केट के फ्लोज हैं, वो सारे मैग्नेट की तरह US में जाते हैं क्योंकि एक करेंसी प्ले बन जाता है। तो ये हमने देखा कि डॉलर स्ट्रेंथन होते गया। फरवरी के बाद डॉलर वीकन होना शुरू हो गया वापस। तो उसके बाद हम अगर ऑब्जर्व करें तो वापस FII फ्लोज जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे वो कम नेगेटिव हुए और मई में तो FIIs का इन्फ्लोज आया इंडिया में, पॉजिटिव आया। तो
मेन जो वॉलेटिलिटी का कारण था, एफआईआईज का जो फ्लो था, वो मेरे ख्याल से अब ठीक हो रहा है। और जब तक डॉलर वीक रहेगा तब तक मुझे लगता है कि ये एफआईआईज का पैसा आते रहेगा इंडिया में। और वो हमने देखा है कि शुरू हो चुका है, कोई हद तक बढ़ेगा ये। दूसरी बात ये है कि ग्लोबली अभी हम अगर माहौल देखें तो सारी गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स का जो अप्रोच है वो अब स्टिमुलस देने का हो गया है। तो इंटरेस्ट रेट्स काट रहे हैं। इंडिया ने इंटरेस्ट रेट काटा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट काटा, यूएस भी काफ़ी प्रेशर में है कि काटे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक स्टिमुलस देने का वापस माहौल बन रहा है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है उसमें एफआईआई फ्लोज भी आएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट का भी स्पेंडिंग बढ़ चुका है, गवर्नमेंट ने अच्छी स्पेंडिंग शुरू कर दी है, और आरबीआई का भी एक अच्छा इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी का साइकिल बन रहा है, तो सेकंड हाफ में मेरे ख्याल से अच्छी रिकवरी देख सकते हैं बाजार में। ओके, मतलब इन शॉर्ट आपका ये कहना है कि इन स्पाइट ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ, इसके बावजूद भी अपना मार्केट अच्छा करेगा। टैरिफ की बात अगर मैं करूं, वो पॉइंट रह गया था। तो मेरे ख्याल से एक टेस्ट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ट किया कि भाई देखते हैं क्या होता है, और उन्होंने बहुत एक्सेप्टेंस कितना आता है तो एक बड़ा नंबर दे दिया और देखा क्या हो रहा है। फिर देखा कि यूएस कंज्यूमर कितना पेन बेयर कर सकता है, यूएस कॉर्पोरेट कितना पेन बेयर कर सकते हैं, और हमने देखा धीरे धीरे करके वो कॉम्प्रोमाइज मोड में आ रहे हैं। ऐसा अब लग रहा है कि चाइना के जो टैरिफ थे वो शायद 50% के आजू बाजू रहेंगे, और इंडिया काफी टाइम से नेगोशिएशंस शुरू कर चुका है। तो उसका भी मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में सॉल्यूशन आ जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि 50% से तो कम ही होगा। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि रिलेटिव टू चाइना एंड इट्स अदर एलाइज लाइक वियतनाम, जो चाइना से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, चाइना की प्रॉक्सी प्रोडक्शन करते हैं, तो मुझे लगता है इंडिया की सिचुएशन एंड ऑफ आफ्टर ऑल दिस विल इमर्ज बेटर। ओके, तो ये दोनों रिस्क काफी कम हो जाएंगे। ये दो, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल, जागतिक स्तर पे जो हो रहा है। बिल्कुल। अदर देन वॉर लाइक और टैरिफ, ये दो छोड़ के और आपको लगता है कि ऐसा कोई रिस्क है या फैक्टर है जो ये माहौल खराब कर सकता है, अदर देन दिस टू थिंग्स? मे बी फॉर एग्जांपल करेंसी का कुछ अगर होता है। करेक्ट। सो हमारा बेस व्यू ये है कि जैसे मैंने कहा, डॉलर वीकनिंग मोड पे है। ओके। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 30 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट या डॉलर के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे हमने कहा था, सितंबर से डॉलर स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जो यूएस फेडरल रिजर्व के रेट काटने के बावजूद जो यूएस के लॉन्ग बॉन्ड्स थे, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वो कम नहीं हुए, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ। उसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया। लेकिन अब स्थिति यह है कि कोविड के बाद जो यूएस ने स्टिमुलस किया था, उसकी वजह से उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ गया है कि अब दुनिया उसको क्वेश्चन कर रही है, उसको एक, मैं कहूँगा कि एक प्रश्न कर रही है कि आपने इतना डेट बढ़ा लिया, क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे, क्या उसको सर्विस कर पाओगे? मूडीज ने भी रेटिंग डाउनग्रेड। तो एक पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि डॉलर जो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ था वर्ल्ड का, सारी रिजर्व करेंसी थी दुनिया की, उस पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, और वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चनिंग द डॉलर। तो मुझे लगता है कि ये डॉलर वीकनिंग वाले माहौल में इंडिया जैसी मार्केट है जिसने अपनी मैक्रो इकोनॉमी को सुधारा है। पिछले 10 साल में इंडिया एक ही कंट्री है सारी दुनिया में जिसने अपनी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कम किया। बाकी सब कंट्रीज का बढ़ा है और खराब हुआ है। हमारी फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स रिकॉर्ड लेवल पे है, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो ये सब का अगर मैं माहौल बना के देखूं तो डोमेस्टिकली और ग्लोबली पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी है। जो अगर मैं थोड़ी क्वेश्चन मार्क वाली चीजें आपकी, जैसे कि रिस्क फैक्टर क्या है, अभी भी जो बैंकिंग की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो जितनी चाहिए उतनी नहीं है। ओके। नॉर्मली अगर जो इकोनॉमी है वो 7% पे ग्रो करती है तो बैंकिंग की क्रेडिट जो है कम से कम 13-15% ग्रो करनी चाहिए। अभी भी वो 10% से नीचे है। तो वो एक डेटा पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो होना चाहिए। मुझे लगता है हो जाएगा, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एक ये फैक्टर है। दूसरा, हमने देखा कि कोविड के बाद
जो हमारी ग्रामीण इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी, वो काफ़ी वीक रही 3-4 साल। वो अब पिकअप होने का शुरू हो गया। लेकिन अर्बन इकोनॉमी वो अच्छा कर रही थी कोविड के टाइम पे, लेकिन वो अब थोड़ा वीकन होना शुरू है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो व्हाइट गुड्स का सेल देखें, वो थोड़ा वीकन हो रहा है। ऐसी 2-4 आइटम्स हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि अर्बन जॉब क्रिएशन या अर्बन जो है वो डिमांड थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से कम है, अच्छी है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। तो ये 2-4 डेटा पॉइंट मैं देखूंगा कि सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। तो रूरल इकोनॉमी आपके कहने से इम्प्रूव हो रही है और अर्बन इकोनॉमी थोड़ी सी प्रेशर में लग रही है। इसका एफएमसीजी सेक्टर पे एग्जैक्टली क्या असर होगा? अगर हम कहेंगे कि कंज्यूमर स्टेपल या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, तो इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है? सो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कंज्यूमर स्टेपल्स जो सेक्टर है, जो छोटी छोटी आइटम है, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, उसमें हमने काफ़ी सालों से बहुत कम ग्रोथ देखी है। उसके 2 कारण है। एक तो रूरल में थोड़ा प्रेशर तो था ही कोविड के बाद, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ये जो कैटेगरीज जो है वो काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुकी है, उसकी पेनिट्रेशन काफ़ी हो चुकी है। तो अभी एक्स्ट्रा डिमांड थोड़ी कम होती जा रही है। कंज्यूमर सेगमेंट में अगर हम देखें तो जो प्रीमियम आइटम्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा रह सकती है, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, राइट, वो हाई टिकट आइटम है क्योंकि इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं तो लोग हायर एंड कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा एफएमसीजी में छोटी आइटम्स नहीं ग्रो करेंगी, लेकिन अल्कोहल है, वो प्रीमियम आइटम है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है और हो रही है, हमने देखा है। कार्स में अगर देखें तो जो छोटी कार्स हैं उसकी ग्रोथ रेट कम है, एसयूवीज की ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गई। ओके, तो हमने कैटेगरी बाय कैटेगरी देखा है क्योंकि इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और माइग्रेशन हो रही है। जो पहले कम लेवल का कंज्यूम कर रहा था वो अभी प्रीमियम आइटम कंज्यूम कर रहा है। टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म देखिए, होटल्स देखिए, एयरलाइंस देखिए, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हायर एंड कंजम्पशन है उसमें हम ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं। टूरिज्म की जब आप बात कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड कपल ऑफ एक्सीडेंट्स, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स, आपको लगता है कि थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया है या वो इम्प्रूव हो सकता है आगे चल के टूरिज्म के इंडस्ट्री को? अगर मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, हाँ, बिकॉज और मे बी टेम्पररी ऑप्शंस कम है, लोगों के पास इनकम बढ़ती जा रही है और ऑप्शंस कम है। परफेक्ट। तो हर चीज़ में शॉर्टेज ही अपने यहाँ। करेक्ट। अभी जैसे आपने बताया कि ऑल द मैक्रो फैक्टर्स आर एक्सेलेंट फॉर इंडिया, और उसका हमने स्टॉक मार्केट शेयर प्राइस में भी उसका इम्पैक्ट देखा है एंड मार्केट हैज़ गॉन अप। लेकिन एक थोड़ा सा व्यू ऐसा भी है कि वैल्यूएशंस आर ज़्यादा, मतलब ओवर स्ट्रेच। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे या सम टेक्निकल रेशोज़ की बात करेंगे, जैसे पी कुछ एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं कि पी ज़्यादा है या ईपीएस उतना नहीं है, तो इस सिचुएशन में व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर डूइंग गुड और अर्निंग्स भी अगर अच्छे आ रहे हैं और लिक्विडिटी भी है, अगर डोमेस्टिक लिक्विडिटी की बात करें तो आपके इंडस्ट्री का ही मोर देन 2,50,000 इज कैश। तो ये सब देख के आपको ऐसा लगता है कि इन स्पाइट ऑफ द लिटिल ओवरस्टेट वैल्यूएशन मार्केट और भी आगे जा सकता है? डेफिनेटली दो कारण है इसके मेन। तो हाँ, पहला तो एक करेक्शन हो चुका है, हमें दिखता नहीं है लेकिन टाइम करेक्शन हो चुका है। ओके, राइट। क्योंकि अगर आप आज हम जैसे बैठे हैं, 1 साल का रिटर्न देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स में मोरलेस फ्लैट है, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैट है। लेकिन तो मार्केट जब सेम लेवल पे भी रहता है तो बहुत लोअर सिंगल डिजिट रिटर्न्स है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है 1 साल के रोलिंग रिटर्न देखे तो मार्केट जब एक ही लेवल पे रहता है तो अर्निंग्स ग्रोथ तो होती रहती है। तो 4 क्वार्टर में लार्ज कैप्स का अर्निंग ग्रोथ ऑलमोस्ट 10% हुआ है और मिड और स्मॉल कैप में 15% का अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है। तो मार्केट 1 साल के पहले के कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि 10 से 15% सस्ती हो गई है। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड कि मिड और स्मॉल कैप्स में करीबन 15% की प्रॉफिट ग्रोथ आ सकती है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन हो गया है, प्राइस करेक्शन हमें
देखा और फिर रिकवरी भी थोड़ी हुई है। तो एक नॉर्मल लेवल पे मार्केट खड़ा है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट। और जैसे आपने ही कहा कि म्यूचुअल फंड फ्लोज, इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के फ्लोज, ईपीएफ, एनपीएस, ये सारी जो है वो रेगुलर फ्लोज बाजार में हर महीने आती है और उससे एक बेस बनता है। और जैसे हमने डिस्कस किया, अगर एफआईआई फ्लोज भी आ गई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। करेक्ट। थोड़ा वापस ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, हम आपका व्यू जानना चाहेंगे कि हमने ऐसा देखा है कि चाइना हैज़ रिमेन ऑलवेज अ प्राइस डिटर्मिनेंट और इंडिया का जो उसमें रोल रहता है वो काफ़ी कम रहता है। तो ये सब माहौल में आप इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगले साल 2 साल में कैसे देखते हैं? श्योर। तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी तरह से जो पीएलआई स्कीम से, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, उसको सेक्टर बाय सेक्टर रोल आउट किया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, अब सेमीकंडक्टर्स में कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स की बात है, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, काफ़ी सारे सेगमेंट में जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, उसकी वजह से हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देख रहे हैं और इन ड्यू कोर्स एक्सपोर्ट्स तो होएगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी बात है। हमने देखा कि हमने 5-7 साल पहले हम इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्ट कंपोनेंट जो था वो मोबाइल फोन्स था। तो एक सेगमेंट को हमने पकड़ा, उसको पीएलआई स्कीम्स दी, बट एक साथ तो ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं है। बराबर। तो पहले हमने असेंबली किया शुरू, बेसिक, नॉट वेरी हाई वैल्यू एडेड, लेकिन शुरू तो किया। तो पहले हमने फोन्स को असेंबल करना शुरू किया। फिर जैसे जैसे क्रिटिकल मास बना असेंबली का, तो हम उसकी बॉडी केस वगैरह बनाना शुरू किया, चार्जर बनाना शुरू किया, फिर सर्किट बोर्ड बनाना शुरू किया, कैमराज, बटन्स, ये वो सब करके। और 5-7 साल में तो हमने एक बड़ी इकोसिस्टम क्रिएट कर ली। अब मेरे ख्याल से चिप्स के अलावा काफ़ी कम चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। और स्मार्टफोन्स के लिए जो हाई एंड स्क्रीन्स वगैरह होते हैं वो अभी भी इंपोर्ट होते हैं। लेकिन काफ़ी सारी वैल्यू एडिशन जो पहले बहुत कम थी, पहले तो जीरो थी, फिर कम से शुरू किया, लेकिन अब काफ़ी सारी वैल्यू एडिशन इंडिया में हो रही है। तो ऐसा हमने एक सक्सेस अच्छी तरह से क्रिएट किया है। और मुझे लगता है कि ऑटो कंपोनेंट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे हमने डिस्कस किया, उसमें ऐसी स्कीम्स आएंगी और स्ट्रक्चरली जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी ड्राइवर है कि आफ्टर कोविड, पहले से ही पता था, लेकिन कोविड के बाद एक चीज प्रूव हो गई कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता स्ट्रेटेजिकली। एक सिक्योरिटी इशू है, एक मिलिट्री इशू है और इकोनॉमिक इशू भी है। क्योंकि चाइना ने क्या किया 30 साल में, अपने यहाँ पे सारी प्रोडक्शन खींच ली बाजार दुनिया की। इस हद तक के बेसिक रॉ मटेरियल जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए, दवाई के लिए चाहिए होते हैं, वो भी चाइना में ही अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। और कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जब जरूरत थी तो चाइना ने सप्लाई करना बंद कर दिया। कोविड में काफ़ी इम्पैक्ट आया। दूसरा, जैसे हमने देखा कि जो दुनिया के जो रेयर अर्थ्स हैं, केमिकल मिनरल्स हैं, उसका भी कंट्रोल चाइना के पास चला गया। तो और अब जब ट्रेड वॉर्स हो रही है तो वो मैग्नेट सप्लाई, रेयर अर्थ सप्लाई करना बंद कर दिया। तो उससे सारी ऑटोमोबाइल और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज को शॉक पहुंच सकता है। तो दुनिया ने देखा कि चाइना जब भी चाहे तो ये सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। तो एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए, यू कैन नॉट जस्ट डिपेंड ऑन चाइना। और उसकी वजह से भी इंडिया में काफ़ी सारी प्रोडक्शन की इंक्वायरीज आ रही है और दिस विल आल्सो हेल्प इन एक्सपोर्ट पिकअप। तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चरल स्टोरी एक्सपोर्ट्स की इंडिया के लिए अच्छी बन रही है। थोड़ा सा अभी लोगों के मन में थोड़ा सा सवाल रहता है कि लास्ट 6-8 महीने, 1 साल से एक्सपर्ट्स लोग बोल रहे हैं कि कॉमन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने कंसिडरिंग द करंट वोलेटिलिटी लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और मिड कैप में उससे कम और स्मॉल कैप में उससे भी कम। इन स्पाइट ऑफ दिस, हमने लास्ट 6 महीने में देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी ज़्यादा गिरे नहीं है। दे आर ऑल्सो स्टेडी, दे आर रेजिलिएंट। तो इस माहौल में आपका मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में क्या व्यू बनता है? जी, हमारा फिलोसॉफी ग्रोथ का है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का। मीन्स जहाँ भी हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमारे लिए प्रेफर्ड स्टॉक्स और सेक्टर्स रहते हैं। ओके, तो हमारी प्रेफरेंस हमेशा ग्रोथ के लिए रहती है। और लॉजिकली भी देखें तो ये जो छोटी कंपनीज है, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज, वो अल्टीमेटली बड़ी बनने वाली है।
राइट। और बड़ी कब बनेगी? जब वो हाई ग्रोथ रेट्स पे ग्रो करेंगी, राइट। तो अगर ग्रोथ इन्वेस्टर आपको बनना है तो ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। तो हमारा जो बायस हमेशा रहा है कि स्टॉक पिकिंग का अप्रोच रखें, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखें। उसकी वजह से हमारा जो बायस रहा है, हमारी जो चॉइस रही है टिपिकली, वो मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज़्यादा रहती है। ओह अच्छा। अभी और एक देखने में मिल रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी एसेट क्लास इज डूइंग गुड. Equity is doing good, gold is doing good, silver is doing good, and after RBI rate cut 50 bips and CRR 100 bips, even debt schemes are attractive. तो ये सिचुएशन में डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन करना चाहिए, ऐसे बहुत से एक्सपर्ट लोगों का कहना है. ऑन दिस बैकग्राउंड, व्हाट इज योर व्यू on multi-asset allocation fund? In fact, even real estate is doing good. Right. So, rather than pure equity, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा ये सिचुएशन में? देखिए, हर प्रोडक्ट का एक जगह होती है. Okay. और अगर आपको इनफ नॉलेज नहीं है और आपको हेडेक नहीं चाहिए डिसाइड करने का, तो मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम में डाल सकते हैं. लेकिन उसमें क्या होता है, जो जजमेंट होती है वो फंड मैनेजर की होती है कि कितना गोल्ड में डाले, कितना इक्विटीज में डाले, कितना फिक्स्ड इनकम में डाले. अगर आप नॉलेजेबल हो और अगर आपके व्यू है तो फिर इंडिविजुअली भी आप बढ़ा या घटा सकते हो. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मल्टी एसेट में फंड मैनेजर ने 10% ही गोल्ड में डाला या 5% ही गोल्ड में डाला, लेकिन आपकी इच्छा ज़्यादा लेने की है, तो फिर वो मल्टी एसेट फंड में नहीं हो पाएगा, आपको फिर अलग से करना पड़ेगा. तो वो अगर आपको खुद को कोई एसेट क्लास पे कॉल लेना है तो बेटर है कि आप अपने से करें. लेकिन आपको फंड मैनेजर पे छोड़ देना है तो फिर मल्टी एसेट आप देख सकते हैं. हमने इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात की, तो वैसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत से कॉमन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रियल एस्टेट में भी होता है. ठीक है, उसमें लिक्विडिटी नहीं रहती है या व्हाटएवर, लेकिन आज भी ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरे सामने है, जो दिखता है उसके ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है. तो डू यू फील कि फिजिकल टू फाइनेंशियल ये अभी भी थोड़ा आगे चल के डिफ़िकल्ट होगा इन अ सिंपल दिस थिंग? रियल एस्टेट के बारे में आपका व्यू कैसे रहेगा? श्योर. तो रियल एस्टेट तो हमेशा इमोशनल सब्जेक्ट रहा है सबके लिए. करेक्ट. मेरा व्यू ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अभी भी इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट जो है दैट इज मेकिंग मोर सेंस देन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट. क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट में अभी भी आपको 6 से 9% की जो रेंटल इनकम है उसकी यील्ड मिल सकती है. रेसिडेंशियल में यील्ड टिपिकली बहुत कम है. तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इट विल बी मोर ऑफ अ प्राइस स्पेकुलेशन रादर देन अ यील्ड. कमर्शियल में अभी भी यील्ड्स अच्छे हैं तो वो देख सकते हैं. और अगर आपको ये सब हैसल नहीं करना है, झंझट में नहीं पड़ना है, तो आप REIT भी देख सकते हैं. बराबर. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसमें जो ट्रस्ट है वो आपको रेंटल इनकम वाले एसेट्स बाई करता है और वो रेंटल इनकम जो आती है वो आपको पास ऑन करती है. तो वो भी एक ऑप्शन बन जाता है इन्वेस्टर के लिए. जरूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है. डायरेक्ट. तो मतलब आपका ये कहना है कि रेट्स के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द रियल एस्टेट. थोड़ा अभी सेक्टर्स की तरफ आते हैं कि आपको आगे 3-4 साल 5 साल स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स कौन से लगते हैं और कौन से सेक्टर्स आप थोड़े समय के लिए अवॉइड करेंगे? श्योर. तो एक बड़ा कॉल हमने जो लिया है वो ये है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी. दैट मीन्स के कोई भी और कोई इकोनॉमी देख लें ग्लोबली, US, यूरोप, चाइना, जापान, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उसके कंपैरिजन में हमारी ग्रोथ रेट बेटर रहेगी. तो सारे सेक्टर्स जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिंक्ड हैं उस पर हम ज़्यादा पॉजिटिव हैं स्ट्रक्चरली. तो उसमें फिर फाइनेंशियल्स भी आ गए, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस,
उसमें जो कंजम्पशन वाले सेक्टर्स हैं जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बट सबसे बड़ा हमारा जो पॉजिटिव व्यू है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, और उसमें सारे जो फिजिकल एसेट क्रिएशन वाले सेक्टर्स हैं जैसे कि मशीनरी, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, सब सेक्टर्स अगर जाएँ तो डिफेंस, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फिजिकल एसेट क्रिएशन वाले हैं इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, उसमें हमारा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि ये सारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिंक्ड हैं। एक और थीम में अगर कहूँगा, जैसे मैंने कंजम्पशन की बात करी, वैसे सेविंग्स की बात हो रही है। सेविंग्स की थीम में जो है वो थीसिस ये है कि जैसे इनकम लेवल्स बढ़ते हैं वैसे सेविंग्स बढ़ रहे हैं, और सारे जो सेगमेंट सेविंग्स के लिए हैं जैसे कि ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं वो फास्टर ग्रो करेंगे। और दूसरा जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रीमियम कंजम्पशन वाले आइटम फास्टर ग्रो करेंगी, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, वॉचेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयरलाइंस, बाइक्स एंड कार्स, वो सेगमेंट फास्टर ग्रो करेगा। तो ये सारे सेगमेंट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर में हम स्टॉक बाय स्टॉक जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च है वो सेगमेंट हमें अच्छा लगता है फार्मा में। हमें जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वो भी फास्ट ग्रोइंग लग रहा है, तो ये हेल्थ केयर में ये सेगमेंट्स हम प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, जो कम प्रेफरेंस वाले सेक्टर्स है वो सारे ग्लोबली लिंक्ड हैं। जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ रेट इतनी बड़ी नहीं है, 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं। जो ग्लोबल कमोडिटीज है जैसे कि एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये सब पे हम अंडरवेट रहते हैं। ये सब पे हमारा व्यू थोड़ा कम पॉजिटिव है। अच्छा, जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा मैं आपसे अधिक जानकारी लेना चाहूँगा कि डिफेंस में कैसा हो गया कि लास्ट 3 साल से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए। बीच में 6 महीने से पहले बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ओवर स्टेज वो थोड़े करेक्ट हो भी गए, लेकिन पर्टिकुलरली आफ्टर इंडो पाक वॉर मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स भले वो 25-30 रहेंगे लेकिन वो वापस काफ़ी ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि डिमांड आ रही है लेकिन सप्लाई कम है बिकॉज द स्टॉक्स आर लिमिटेड। तो आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ से अगले 3 साल में और ऊपर जाने की संभावना है? हाँ, मुझे लगता है संभावना है, क्योंकि उसका मूलभूत कारण ये है कि ये सेक्टर पहली बार ओपन अप हुआ है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अभी तक हम जो ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे वो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आत्मनिर्भर बनेंगे, उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। उसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है उसकी वजह से ही हम 15-20% ग्रोथ देख सकते हैं फॉर मेनी ईयर्स। और एक्सपोर्ट भी हम जीरो कर रहे थे, एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है, और एक्सपोर्ट मार्केट तो डोमेस्टिक मार्केट से और भी बड़ी है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज खुली है वो पहली बार खुली है, और हमने देखा है जब सेक्टर पहली बार खुलता है तो वो लंबे समय तक ग्रो कर सकता है। ऐसा हमेशा हम कहते हैं कि आपको अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको खुद को, क्योंकि आप खुद लेना चाहेंगे तो आप कितने स्टॉक ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20 से ज़्यादा स्टॉक आप नहीं लेंगे। प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करिए और शांत रहिए, क्योंकि उनको स्टॉक सिलेक्शन दे डू वेरी केयरफुली एंड करेक्टली। इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे मार्केट करेक्ट होता है वैसे एनएबी भी सेम प्रोपोर्शन में करेक्ट होती है। तो ये बैकग्राउंड में मैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का आपका जो टर्मिनल वैल्यू या गोरिल्ला फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो बोलते हैं, उसके बारे में मैं अधिक जानकारी चाहूँगा। श्योर। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, एंड बाय ग्रोथ वी मीन प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, हमारी बिलीफ ये है और हमारी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस भी यही कहती है कि स्टॉक प्राइस की जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिट से लिंक्ड है। जितना कंपनी का प्रॉफिट लंबे इन द लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा उतना ही स्टॉक प्राइस ग्रो करता है। ओके, राइट। सो द की इज टू फिगर आउट कि भाई ये कंपनी का प्रॉफिट कितना ग्रो करेगा लंबे समय में, राइट। और अल्टीमेटली हमको जो स्टॉक लेना है वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेना है। लेकिन रीजनेबल क्या है और वैल्यूएशन क्या है, राइट। तो जैसे जो टर्मिनल वैल्यू हमारी फिलॉसफी है वो वैल्यूएशन को डिटरमिन करती है। लेकिन वैल्यूएशन में प्रॉफिट का भी रोल रहता है। प्रॉफिट का ही रोल रहता है। इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीच में हम लोगों ने जो
टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, थोड़े से मॉडर्न स्टॉक देखे, जैसे कि जोमेटो है या स्विगी है, उनका मॉडल डिफरेंट था. दे वेयर इन द मार्केट ओनली ऑन द वॉल्यूम्स. तो ये कैसे बैलेंस करते हैं? बिल्कुल. सो एग्जैक्टली ऐसे केस में ये टर्मिनल वैल्यू फिलोसफी भी काफ़ी हेल्प करती है. ओके. एंड फॉर हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स भी ये हेल्प करती है. ओके. उसका मेन रीज़न ये है कि हमने देखा है कि आज की जो वैल्यूएशन है स्टॉक की, खास करके जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हैं, उसकी वैल्यूएशन का जो बेसिस है और उसकी वैल्यूएशन जो इन्फ्लुएंस करती है, वो नियर टर्म प्रॉफिट्स नहीं करती. सो अगले साल कितना ग्रोथ आएगा या 3 साल में कितना ग्रोथ आएगा, वो इम्पोर्टेंट कम है. ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ग्रोथ रेट है कंपनी का, वो कितने लंबे समय तक चलेगा. ओके. तो जैसे आपने न्यू एज कंपनीज की बात करी, मार्केट ये नहीं देख रहा है कि अगले 2-3 साल में ये प्रॉफिट बनाएगा कि नहीं. मार्केट ये देख रहा है कि इसकी ग्रोथ जो है वो 5, 10, 15 साल तक आ सकती है कि नहीं, और आज नहीं तो 5 साल के बाद तो प्रॉफिट बनाएगा. और वो प्रॉफिट की फिर वैल्यू क्या होगी, वो मार्केट आज डिस्काउंट करना शुरू कर देता है. और हमने ये देखा है कि जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, उसकी आज की मार्केट कैप का 70 to 80% जो है, वो एक्सप्लेनेशन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से आता है, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से. ओके. तो ये सब केसेस में ये डिसाइड करना या ये जज करना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो ग्रोथ रेट की जो लंबाई है, कितने साल की है, लंबे साल की है या फ्यू ईयर्स की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग. एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, हम शुरुआत हुई इंडिया में 1964 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया US 64 स्कीम से, लेकिन एक्चुअल म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस एजुकेशन तो 1990 और सेबी के आने के बाद 96 के बाद होने लगा. 93, 94 में पहले प्राइवेट सेक्टर फंड्स आ गए. देन उसका ग्रोथ जो है वो, सेबी इज़ डेफिनेटली डूइंग अ वेरी गुड जॉब. लेकिन बहुत बार ऐसा भी सुनने को आता है कि म्यूचुअल फंड इज़ नॉट गेटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. अगर आप उसकी कंपैरिजन इंश्योरेंस या रियल एस्टेट या गोल्ड से करेंगे तो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गई है. इसकी वजह से जो कॉमन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड की तरफ आना चाहते हैं अदरवाइज, वो ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ पाते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे रियल एस्टेट की बात की, अभी फ्रंट पेज में, पूरा फ्रंट पेज बड़ा एक रियल एस्टेट लग्जूरियस कॉम्प्लेक्स का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन उसमें डिस्क्लेमर फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये प्रोजेक्ट किसी कारण से डिले हो सकता है या बंद पड़ सकता है. लेकिन म्यूचुअल फंड में वो आपको लिखना लिक्विड फंड्स के लिए भी जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. वो ऊपर नीचे हो सकता है, प्रिंसिपल की भी गारंटी नहीं है. तो इस विषय में आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि एज फार एज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न और इक्विटी ओरिएंटेड और इक्विटी मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न, जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो अभी भी काफ़ी अच्छा है. ओके. क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब म्यूचुअल फंड कोई शेयर को ले बेच करता है तो इन्वेस्टर को कोई टैक्स नहीं बनता. हाँ, इन्वेस्टर को टैक्स जब लगता है जब वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तो. लेकिन जो फंड मैनेजर बाइंग या सेलिंग करता है उसमें कोई कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह फंड को नहीं लगता. तो एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. हाँ, जो बहुत अच्छे एडवांटेजेस थे डेट फंड्स को टिल अबाउट 2 years अगो, वो कम हो चुके हैं. एंड नाउ दे आर मोर और लेस इन पार विथ अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट है वगैरह वगैरह. तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज था, वो कम हो गया. लेकिन अभी डिसएडवांटेज नहीं है कोई, वो कम नहीं है बेनिफिट. जो बाकी पहले बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स है वो इक्वल हो गए हैं कंपेयर टू डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट वगैरह. तो मेरे ख्याल से फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना प्रॉब्लम नहीं है. इक्विटी फंड्स तो अभी भी बेनिफिशियल ही है. दूसरी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट ने और नॉट गवर्नमेंट, मैं कहूँगा रेगुलेटर ने किया है, वो हमेशा कस्टमर के ध्यान करके किया है, कस्टमर के बेनिफिट के लिए किया है. और हमारा भी स्टार्टिंग में जब इतने सारे चेंजेस थे, कॉस्ट कम करो, एक्सपेंसेस कम करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, तब सारी इंडस्ट्री और आपको भी लगता होगा कि ये
ये एक प्रेशर आएगा इंडस्ट्री पे, ग्रोथ का प्रॉब्लम होएगा। लेकिन हमने देखा है कि कॉस्ट नीचे लाने से, ये करने से एक्चुअली पेनिट्रेशन बढ़ी है। और आज हम कहें 26,000 करोड़ हर महीने SIP आती है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो मेरे ख्याल से ये सब मेजर्स जो लिए हैं ट्रांसपेरेंसी के, जैसे आपने कहा कि डिस्क्लेमर डालना पड़ता है, वो इट इज अ इरिटेंट, बट द पॉइंट इज दैट इट हैज इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंडस्ट्री, ट्रस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो एंड दैट इज हेल्पिंग टू एक्सपांड द मार्केट। सो आई थिंक स्ट्रक्चरली ये जो पॉजिटिव किया है, आप रियल एस्टेट के कंपेयर करेंगे, आज भी कोई भी डेवलपर पे लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड कोई होता है तो सबको पता है कि ये सेबी के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में, रेगुलेशंस टाइट है, हर महीने पोर्टफोलियो डिस्क्लोज। दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पे हर महीने सारा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो हमने काफी कॉस्ट कम कर दिए हैं, हमने मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी करी है। तो ये सब स्टेप्स स्ट्रक्चरली इंडस्ट्री को फायदा दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि उससे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का फायदा होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आप वैसे कंपैरेटिवली इंडस्ट्री में नए हो, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, तो आपका 5 या 10 साल के लिए आपका विजन क्या रहेगा? देखिए, हम नए, कंपनी इज न्यू एज अ म्यूचुअल फंड, बट ट्रस्ट ग्रुप तो पुराना है, ग्रुप पुराना है, एंड प्रमोटर्स आर एक्सपर्ट्स इन इक्विटी एंड डेट मार्केट देमसेल्व्स, उत्पल सेठ एंड नीपा सेठ। तो ये तो एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है पर से। मेरा भी 30 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड्स में और इंश्योरेंस कंपनी में। लेकिन अल्टीमेटली हमने ये शुरू इसलिए किया है कि हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देके इंस्टीट्यूशन बनाना है जो क्लियर, क्रेडिबल एंड कंसिस्टेंट हमारी टैगलाइन है। वी वांट टू बी क्लियर इन आवर कम्युनिकेशन, क्रेडिबल इन आवर परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंट इन आवर कम्युनिकेशन। तो इस तरह की फिलॉसफी से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच करके काम करना है। करेक्ट। तो कोई जल्दी नहीं है हमें, बट हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर हमने क्लियर, क्रेडिबल, कंसिस्टेंट करके परफॉर्मेंस करी तो स्केलिंग अप इज नॉट अ प्रॉब्लम। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया है अभी, 70 लाख करोड़ का AUM है, तो उसका 1% इज ऑल्सो अ लार्ज अमाउंट एक्चुअली, राइट? तो वी वांट टू बी मीनिंगफुल प्लेयर्स, बट वी आर इन नो हरी, विल डू इट द राईट वे। गुड. तर प्रेक्षको, तुमच्या लक्षात आलेलंच असेल की म्युच्युअल फंड म्हणजे फक्त इक्विटी नाही, म्युच्युअल फंडमध्ये डेट स्कीम्स असतात, गोल्ड स्कीम्स असतात, सिल्वर स्कीम्स असतात, इनफॅक्ट इवन रिअल इस्टेट सुद्धा असतात, लिक्विड असतात, आर्बिट्राज असतात. त्याच्यामुळे म्युच्युअल फंड म्हणजे फक्त शेअर मार्केट असा गैरसमज न करून घेता, किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला आपल्याला डीमॅट अकाउंट ओपन करावं लागेल, हे मिसअंडरस्टँडिंग आहे. असे बरेचसे गैरसमज म्युच्युअल फंडच्या बाबतीत होताना दिसतात. तर ते बाजूला सारून ह्या एका चांगल्या गव्हर्मेंट रेग्युलेटेड उद्योगावर लोकांनी निश्चित विश्वास ठेवावा. दीर्घकालीन जी गुंतवणूक आहे ही तुम्हाला निश्चित चांगला परतावा देऊ शकते. जर का तुमचा हेतू किंवा ऑब्जेक्टिव्ह शॉर्ट टर्म असेल तर त्याच्यासाठी ओव्हरनाईट लिक्विड अशा योजनासुद्धा असतात. तर त्याचीसुद्धा माहिती करून घ्या. सरांनी जसं सांगितलं की ग्लोबल फॅक्टर्स जरी चिंताजनक असले, टॅरिफ म्हणा किंवा युद्ध म्हणा, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय चांगलं काम करीत आहे आणि त्याच्यामुळे पुढे जे काही आपल्याला दिवस येणार आहेत त्याच्यामध्ये इक्विटी मार्केट अतिशय चांगली कामगिरी करण्याची शक्यता आहे. मागचे जे काही आपण हाय बघितले होते, सेन्सेक्स आपण सगळ्यांनी बघितलं होतं, 86,000 क्रॉस केलेली होती, ते परत आपल्याला लवकरच पाहायला मिळेल. ह्या आशेवर आपण आजचा हा कार्यक्रम संपवूया. धन्यवाद. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ. सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.